Hello student, welcome back to KTP classes. Now today we are going to start our design of steel structure with different mode. In previous classes we study about what is steel, what are structural steel, and I give you preview of that chapters. From now today I am going to start this lecture in both Hindi and English mode that you are comfortable to everything. Okay student, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बाय प्रशांत पीयूष बी सिविल। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि हमारा स्टील क्या था। तो स्टील जो था हमारा अलॉय होता है कार्बन और आयरन का। स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, जिसमें हमारा कार्बन कंटेंट जो होता है 0.2 से 0.35% हमने रखा। पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि हमारा स्टील क्या होता है। तो स्टील हमारा अलॉय था आयरन और कार्बन का, जिसमें हमारा कार्बन का परसेंटेज 0.2 से 0.35% होता है। अब अगर हमारा कार्बन परसेंटेज की बात करते हैं तो कार्बन कंटेंट अगर हमारा बढ़ता है और घटता है तो उस केस में हमारे स्टील के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका डक्टिलिटी क्या होगा, ब्रिटलनेस क्या होगा, हम इसके बारे में देखेंगे। हम कहते हैं कि जैसे ही हमारा कार्बन कंटेंट बढ़ा, कार्बन का परसेंटेज अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा स्ट्रेंथ जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा। स्ट्रेंथ जो होगा वो हमारा इंक्रीज़ करेगा। स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज़ करेगा? कार्बन कंटेंट के बढ़ने से हमारा जो स्टील होता है वो ब्रिटल नेचर का बनने लगता है। जब वो ब्रिटल नेचर का जाता है तो उसके ऊपर जो उसका स्ट्रेंथ बियरिंग है, जो उसका इल्ड स्ट्रेंथ है, जो उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज़ होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये इल्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता क्या है? तो इसके बारे में हम लोग मॉस में पढ़े थे। हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने पढ़ा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम लोग देखा कि जब हमारा ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ था, हमने जब यहाँ पे लोडिंग शुरू की, तो यहाँ से यहाँ तक इस पोर्शन तक अगर हम बोलें इसको 0A और B के बीच में हमारा जो स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ था वो लीनियर था। लीनियर कहने का मतलब था कि जब हम यहाँ पे लोडिंग लगा रहे थे तो ये लोडिंग को लगाने के बाद जब हम इस लोडिंग को रिमूव करते हैं तो ये वापस अपना शेप एंड साइज को गेन कर लेता था। इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद अब धीरे धीरे यहाँ पे ये क्या हुआ कि ये अपना इस तरीके से इंक्रीज़ करना शुरू किया, और इसको हम यहाँ पे बोलते थे कि ये हमारा अपर यील्ड पॉइंट था, ये हमारा लोअर यील्ड पॉइंट था। ये यील्ड पॉइंट क्या था? यील्ड पॉइंट में हम लोगों ने जाना था कि यहाँ पे जब हमारा लोडिंग बढ़ेगा तो एक डिफॉर्मेशन जो आएगा वो डिफॉर्मेशन को कंटिन्यू करना शुरू करेगा। तो उस पॉइंट पे जो हमारा स्ट्रेंथ होगा वही हमारा यील्ड स्ट्रेंथ कहलाता है। जहाँ पे डिफॉर्मेशन, जब हमारे बॉडी के ऊपर लोडिंग आई, लोडिंग के बाद वो डिफॉर्म किया, जब वो डिफॉर्म करेगा और डिफॉर्मेशन को सस्टेन करेगा तो वहाँ पे हमारा जो स्ट्रेंथ होगा वो यील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगा। मतलब ऐसा स्ट्रेस जहाँ पे बॉडी में डिफॉर्मेशन शुरू हुआ वो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगा। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे हम कार्बन के परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं हमारा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, हमारा हार्डनेस भी बढ़ रहा है, हमारा ब्रिटलनेस भी बढ़ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारा स्टील जो होता है वो डक्टाइल इन नेचर होता है। डक्टिलिटी के बारे में हम लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किए थे कि ये हमारे मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे हम किसी भी मेटल को थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डक्टिलिटी यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा। जब हमारा कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो डक्टिलिटी डिक्रीज करेगा और बाकी चीज़ें स्ट्रेंथ, हार्डनेस और ब्रिटलनेस इंक्रीज करेगा। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा स्टील था इसका हम यूज़ कहाँ यूज़ कर रहे थे। तो इन सब का यूज़ जो है हम स्टील का बिल्डिंग में, ट्रस में, फ्रेम में, ब्रिज में हम यूज़ कर रहे थे। इसके पीछे हमारा रीज़न क्या था? हमारा रीज़न था कि स्टील जो है वो आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, उसको इरेक्शन करने का स्पीड ज़्यादा है, हम उसको पहले से प्री फैब्रिकेट कर सकते हैं और वो पहले से डीमाउंटेबल है। हम उसको कहीं भी ले जा कर के माउंट कर सकते हैं, उसको प्लेस कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट क्लासेस में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लिए थे, हम उसके आगे आज बढ़ रहे हैं। अब आगे की ओर चलते हैं। अब हमारा स्ट्रक्चर स्टील जो है, हमारा स्ट्रक्चर स्टील है वो क्या होता है, इसके पहले एक पॉइंट मेरा रह गया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे यील्ड स्ट्रेंथ और हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब ये यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये दोनों डिफरेंट थिंग है। जहाँ पे उस स्ट्रेस के कारण डिफॉर्मेशन शुरू होता है उसको हम यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, और ऐसा स्ट्रेस जहाँ पे आकर के हमारा मटेरियल फ्रैक्चर करता है, जहाँ पे आकर के हमारा मटेरियल फ्रैक्चर करता है उसको हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब हम इसके बारे में आगे आने वाले स्लाइड में हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर स्टील का क्या क्या टाइप था। तो हम लोगों ने देखा लास्ट क्लास में कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर स्टील था। उसमें हम लोग कार्बन स्टील की बात करते थे, हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील की बात करते थे। पर अब जो है हमारा कार्बन का परसेंटेज क्या रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर स्टील को डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास अवेलेबल है लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील मतलब माइल्ड स्टील। इसमें जो हमारा कार्बन का परसेंटेज है वो हमारा है 0.12% टू 0.25%। अब माइल्ड स्टील जो है वो हमारा होता है 0.23%। माइल्ड स्टील हमारे पास जो अवेलेबल होता है उसको हम लोग प्लेन बार्स भी बोलते हैं। हमारे मार्केट में ये प्लेन बार्स के रूप में आता है, और ये जो है जनरली हम लोग 8 mm और 10 mm यूज़ करते हैं। इसको जो है अभी के समय में एज ए बाइंडर हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका हम लोग यूज स्टीरप्स के रूप में किया करते हैं। ये माइल्ड स्टील का यूज़ हम लोग स्टीरप्स के रूप में करते हैं। जब आप डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे कि ये स्टीरप्स क्या होता है। ओके, अब बात करते हैं कि ये हमारा जो माइल्ड स्टील है इसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा। तो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ मतलब कहाँ पे ये डिफॉर्म करेगा, कितना स्ट्रेस पे। तो इसका अगर Fy जो होगा यील्ड स्ट्रेंथ वो होता है 250 न्यूटन पर mm²। 250 न्यूटन पर mm²। यहाँ पे स्ट्रेस की अगर बात की जाए तो आपको पता है स्ट्रेस जो होता है वो होता है लोड अपॉन एरिया, और वी से रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे बॉडी के ऊपर लोडिंग आता है तो वो लोडिंग के कारण जब बॉडी कुछ इस तरीके से डिफॉर्म करता है, और इस डिफॉर्मेशन को जो वो रोकेगा उसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। रेजिस्टिंग टू डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेस। यहाँ पे जो माइल्ड स्टील है इसमें जो डिफॉर्मेशन जो आएगा वो हमारा कितने स्ट्रेस पे आएगा, वो आएगा 250 न्यूटन पर mm² पे। अब हम लोग आगे चलते हैं कि हमारा लो कार्बन स्टील माइल्ड स्टील कहलाता है, तो मीडियम कार्बन स्टील क्या कहलाएगा। मीडियम कार्बन स्टील में हमारा कार्बन का परसेंटेज कितना रहेगा। तो मीडियम कार्बन स्टील में हमारे कार्बन का परसेंटेज 0.25 से 0.60% तक जाता है, और इसको हम लोग कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार के नाम से जानते हैं। ये कोल्ड ट्विस्टेड क्या है, हॉट ट्विस्टेड क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद ये है हमारे पास है हाई कार्बन स्टील, जिसमें हमारा कार्बन का परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। कार्बन परसेंटेज हमारा ज़्यादा होने से क्या होगा कि वो हार्ड स्टील में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्टील अब जो है थोड़ा ब्रिटलनेस की ओर बढ़ेगा। यहाँ पे अगर हमारा स्टील में कार्बन परसेंटेज कम है तो ये ज़्यादा डक्टाइल है, और अगर हमारा कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है तो ये हल्का ब्रिटल की ओर आपका बढ़ रहा है। ये डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस ये दोनों जो है आपका साइमल्टेनियसली कार्बन कंटेंट पे डिपेंड कर रहा है। ओके स्टूडेंट, अब आता है कि अगर हम स्टील में जो हमारा स्टील है उसमें अगर हम क्रोमियम को मिला दें, तो एक नया स्टील बनता है जिसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। आपका जो वॉच होता है वो वॉच हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है।
अगर आप चाहे तो वॉच को ओपन करके आप पीछे में देख सकते हैं कि इट इज़ मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील। अब इसमें जो है आयरन और क्रोमियम है। क्रोमियम हम कितना परसेंट रखते हैं, तो क्रोमियम हम रखते हैं 11%। 11% क्रोमियम अगर आयरन के साथ मिक्स करेंगे विथ लो परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट इज 0.03%, देन वी फाउंड स्टेनलेस स्टील। अब यहाँ पे बात क्या है कि हमारा जो परसेंटेज हम ले रहे हैं कार्बन का, वो हम क्या ले रहे हैं, वो कैसे ले रहे हैं, तो वो हम ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्योर आयरन अकॉर्डिंग टू वेट। हमारा आयरन जो प्योर फॉर्म में निकलता है उसका वेट कितना है, उसके वेट के आधार पे हम जो है अपना कार्बन का परसेंटेज को हम लेते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एक आसान सा सवाल आपके लिए कि हमको बताइए कि फाइंड क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन 1000 kg माइल्ड स्टील। फाइंड क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन 1000 kg माइल्ड स्टील। अगर माइल्ड स्टील में कार्बन का परसेंटेज बताया जाए, कार्बन का कंटेंट बताया जाए तो कितना होता है। हम जानते हैं कि माइल्ड स्टील में हमारा कार्बन परसेंटेज कितना है, हमारा कार्बन परसेंटेज है 0.23%। वेट ऑफ हमारे पास आयरन कितना है, वेट कितना है 1000 kg। तो कार्बन कंटेंट कितना हो गया, हमारे पास कार्बन कंटेंट कितना हो गया। आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि हमारा कार्बन परसेंटेज कितना होगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएं तो हम क्या करेंगे, 0.23/100 इंटू 1000 दैट इज 2.3 kg। तो आपका दिख रहा है कि 1000 kg के माइल्ड स्टील में हम 2.3 kg जो है आपका कार्बन को ऐड किए हैं। हम कार्बन को ऐड करने के कारण जो हमारा स्टील जो है ये हमारा माइल्ड स्टील कहला रहा है, क्योंकि हमको पता है, हमने देखा है यहाँ पे कि माइल्ड स्टील में हमारा कार्बन का परसेंटेज 0.23 होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये कार्बन कंटेंट का हमारा इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। हम अभी तक जान रहे हैं कि हमारा स्टील जो है अलॉय होता है आयरन और कार्बन का। हम कार्बन के परसेंटेज को वैरी कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं लो कार्बन स्टील, किसी को बोल रहे हैं मीडियम कार्बन स्टील, किसी को बोल रहे हैं हाई कार्बन स्टील। पर इसका इफ़ेक्ट क्या है, हम कार्बन को घटाते हैं बढ़ाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, हम उसके बारे में देखते हैं। तो अगर जैसे ही हम कार्बन परसेंटेज को बढ़ाते हैं हमारा स्ट्रेंथ जो होता है वो बढ़ जाता है, हमारा स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाता है। और स्ट्रेंथ जो इंक्रीज कर रहा है वो कौन सा स्ट्रेंथ है, हमारा यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसके लिए हम अभी थोड़ा देर पहले आपको ग्राफ बताए कि अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ग्राफ प्लॉट करें तो हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा बॉडी रहेगा वो इलास्टिक नेचर का रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आकर के ये यील्ड करता है, इस पोजीशन पे आकर के ये यील्ड करता है। इसके बाद थोड़ा देर के लिए ये प्लास्टिक रीजन में जाता है, फिर वो स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में जाता है और अल्टीमेटली जाकर के वो फ्रैक्चर हो जाता है। ये जो आपका कर्व है यहाँ पे, ये है हमारा माइल्ड स्टील का कर्व। ये जो है हमारा माइल्ड स्टील का कर्व है। अब जहाँ पे ये हमारा यील्ड किया, जिस पोजीशन पे जाकर के ये यील्ड किया, यील्ड करने का मतलब हम लोग जो है यील्ड का मतलब अगर डिक्शनरी में खोजेंगे तो हमको मिलेगा प्रोड्यूस करना। तो प्रोड्यूस क्या हुआ यहाँ पे हमारा प्रोड्यूस हुआ डिफॉर्मेशन। यहाँ पे जो है हमारा डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। कितना स्ट्रेस पे स्टार्ट हुआ, तो ये यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा हमको स्ट्रेस का, उस इतना स्ट्रेस पे हमको जो है डिफॉर्मेशन शुरू। तो हम लोग बता रहे हैं कि हमारा जो जहाँ पे लोड जो है कहाँ पे यील्ड करेगा, यील्ड स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे हैं कि ये जो आपका लोअर यील्ड पॉइंट है और यहाँ पे है हमारा अपर यील्ड पॉइंट। ये अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट हमको क्या बता रहा है। अपर यील्ड पॉइंट हमको बता रहा है कि जहाँ से हमारा आपका यील्ड स्टार्ट हुआ है, और लोअर यील्ड पॉइंट जो है वो आपको यील्ड स्ट्रेंथ को दे रहा है। लोअर यील्ड पॉइंट जो है वो आपको यील्ड स्ट्रेंथ को दे रहा है।
लोअर यील्ड पॉइंट जो है वो आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो यहाँ से यहाँ तक जाना है इसको मेंटेन करने में आपको मदद करता है। ओके, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे हमारा कार्बन परसेंटेज बढ़ा, हमारा यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा, हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ा। अब ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहाँ पे आके मिलेगा? तो जब बॉडी हमारा आ करके फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुँचेगा, वैसा स्ट्रेस जहाँ पे बॉडी को फ्रैक्चर करना होगा उस पॉइंट को हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब दूसरा हमारा पॉइंट है कि जैसे हमारा कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करता है, हमारा जो स्टील होता है वो हार्ड भी होने जा सकता है, उसका हार्डनेस भी बढ़ जाता है। अब ये हार्डनेस क्या है? तो हार्डनेस के बारे में जानते हैं कि ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है हमारे मेटल का जिससे आपका जो एब्रेशन जो तरीका है, अगर हम उस पर कुछ स्क्रैच करते हैं तो उसका कुछ मार्क उसके ऊपर ना दिखे। ठीक है, हमारा कोई भी एडेंटेशन, कोई भी स्क्रैचिंग, कोई भी एब्रेशन वो हमको ना दिखे। तो हार्डनेस कहता है कि हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच देयर इज नो एब्रेशन। ओके, अब हमने कहा कि कार्बन परसेंटेज बढ़ाने से स्ट्रेंथ बढ़ा, कार्बन परसेंटेज बढ़ाने से हमारा हार्डनेस बढ़ा। क्या कार्बन परसेंटेज बढ़ाने से डक्टिलिटी बढ़ सकता है? नहीं, कार्बन परसेंटेज बढ़ाने से हमारा ब्रिटलनेस बढ़ेगा, डक्टिलिटी जो होगा वो कम होगा। कार्बन परसेंटेज अगर बढ़ता है तो हमारा ब्रिटलनेस जो है वो आपका इंक्रीज करता है। अब ब्रिटलनेस का मतलब क्या है? ब्रिटलनेस बोलता है कि ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें हमारा जो मेटल है वो ब्रेक करेगा, ठीक है, विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन। जब भी इसके ऊपर कोई स्ट्रेस आएगा तो कोई भी डिफॉर्मेशन के बारे में नहीं बताएगा कि हम जो है आपका डिफॉर्म करने वाले हैं, वो डायरेक्ट आपको फ्रैक्चर कर जाएगा, डायरेक्ट आपको क्रैक कर जाएगा। यही हमारा काम होता है कंक्रीट का। कंक्रीट जो होता है वो ब्रिटल इन नेचर होता है, स्टील जो होता है डक्टाइल इन नेचर होता है। इसीलिए हम लोग कंक्रीट स्ट्रक्चर में जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हम लोगों ने टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए वहाँ पे स्टील का यूज़ किया है। अब ये ब्रिटलनेस आपको समझ में आ गया कि कार्बन परसेंटेज बढ़ाने से हमारा जो मटेरियल है उसका ब्रिटलनेस बढ़ रहा है। अगर कार्बन परसेंटेज को घटा दिया जाए तब क्या होगा? जैसे ही हम कार्बन परसेंटेज को घटाते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो हमारा स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ कर जाता है। हम कार्बन परसेंटेज को घटाते हैं तो हमारा स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ कर जाता है। आप इसका एग्जाम्पल जो है इस स्लाइड पे देख सकते। हमने यहाँ पे आपको बताया लो कार्बन परसेंटेज के कारण माइल्ड स्टील मिला, मीडियम कार्बन परसेंटेज के कारण कोल्ड ट्विस्टेड बार मिला, हाई कार्बन स्टील के कारण हमको हार्ड स्टील मिला। तो कार्बन परसेंटेज देखिए, अगर हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ करते जा रहा है। उस तरीके से हमको जो है आपका स्टील का वैल्यू मिलते जा रहा है। अब इसमें हमारा माइल्ड स्टील Fe250, आपका मीडियम कार्बन स्टील Fe415, फिर आपका Fe500। ये डिफरेंट टाइप का हमारे पास स्टील का जो मटेरियल है वो अवेलेबल है। ये हमको अलग अलग बार्स के रूप में दिखता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा कार्बन परसेंटेज डिक्रीज होने से और क्या हो सकता। तो कार्बन परसेंटेज अगर डिक्रीज होगा तो हमारा स्टील जो होगा सॉफ्ट इन नेचर होगा, वो धीरे धीरे सॉफ्ट होते जाएगा और उससे हमको वेल्डिंग में तकलीफ़ होगी, हम वेल्डिंग सही से नहीं कर पाएंगे। अब हम वेल्डिंग सही से नहीं कर पाएंगे तो इससे क्या मतलब है कि हमारा दोनों का दोनों ज्वाइंट सही से नहीं होगा। हो सकता है कि हमको आने वाले समय में वेल्डिंग अगर कर भी देते हैं किसी तरीके से तो उसमें जो है आपको बकलिंग इफेक्ट देखने को मिले, उसमें जो है आपका स्ट्रेस रिवर्सल देखने को मिले और बहुत तरीके का चीज़ें जो है हमको फेस करना पड़ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जितना कार्बन परसेंटेज हम कम होगा हमारा स्टील जो है सॉफ्ट होगा और वेल्डिंग हमारा डिफ़िकल्ट होगा। अब अगर बात करें कि कार्बन परसेंटेज और डिक्रीज़ कर रहा है तो जैसा हम बताएं अभी कि डक्टिलिटी उससे इंक्रीज करेगा। हमारा स्टील जो है वो डक्टाइल नेचर का होगा, मतलब अब उसको हम अगर खींचेंगे थिन वायर में तो वो लंबा खींचते चला जाएगा, वो हमारा लंबा खींचते चला जाएगा। तो ये कहानी रहेगी हमारा इफेक्ट ऑफ कार्बन कंटेंट का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। अब हमारा स्टील में मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये जो है आपके IS कोड 800-2000 में क्लाउज 2.2.4 में आपको दिया हुआ है। 2.2.4
4 का पॉइंट 2 आपको इसमें जो है आपको ये दिया हुआ है यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, वेल्डेबिलिटी, टफनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस, ये सारा का सारा आपको IS कोड में अवेलेबल है। अब हम देखते हैं, जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि ये यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, तो हमने इसके बारे में देखा कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एट विच द डिफॉर्मेशन स्टार्टेड, एट विच द डिफॉर्मेशन स्टार्टेड। और हम जिस IS कोड की बात कर रहे हैं, ये IS कोड जो है आपको आपके ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। ये जो IS कोड है वो आपके ऐप पे अवेलेबल है और आप उसको वहाँ से डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप रीड आउट करना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग के जो आपका पहला जो IS कोड में जो चैप्टर दिया हुआ है, जो पहला आपको दिखेगा उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, और सेकेंड चैप्टर से आपका जो है सारा का सारा क्लाउज, क्या क्या टर्म्स हमको लेना है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमारा स्टार्ट होता है। ओके, अब ये यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इन दोनों के बारे में हम लोग जो है प्रीवियस स्लाइड में देखें कि यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एट विच स्ट्रेस यील्डिंग स्टार्ट। ये वैसा स्ट्रेंथ है जहाँ पे हमारे मटेरियल का यील्डिंग स्टार्ट होता है। तो ये हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के से हम लोग इसको देखते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमको ये देखने को मिलता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है आपके मॉस का, जो आपने मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा होगा, उसमें स्टील की हम बात करते हैं और वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस क्लास के लिए आ रहे हैं, स्टील को पढ़ना चाह रहे हैं बढ़िया तरीके से, अगर आप उसको अच्छे समझना चाह रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है अच्छे से समझ में आना चाहिए। वहाँ पे ये आपका इलास्टिक लिमिट क्या होता है, आपका प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, क्रिप क्या है, फैटिक क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है हमारे स्टील का ही है। तो हम अभी जो बात किए हैं, हम अगर आपके सामने थोड़ा सा समय लेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को डिफाइन करते हुए, अगर हम बोलते हैं कि ये O से A तक जाता है, तो यहाँ से अगर हम लोडिंग देना शुरू करते, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर लोडिंग दिया और लोडिंग को हमने रिमूव कर दिया, तो ये वापस अपने शेप एंड साइज को गेन कर लेता। इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। जब वो वापस अपने शेप एंड साइज को गेन कर लेता, तो इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब यहाँ से ये क्या होता है कि ये थोड़ा आगे बढ़ता है B पॉइंट तक, यहाँ तक लोडिंग जाता है। हमने यहाँ तक लोडिंग को किया, पर यहाँ पे लोडिंग जाने के बाद जब वापस हमने रिमूवल ऑफ लोडिंग किया, तो ये जो है अपने शेप एंड साइज को वापस रिगेन नहीं करके यहाँ पे ये एक प्रोपोर्शनल लिमिट तक पहुँचेगा। ये हमारा जो है OAB जो है हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाएगा, और यहाँ पे हुक्स लॉ जो है हमारा वैलिड होता। इस पॉइंट तक हमारा हुक्स लॉ जो है वैलिड होता, जिसमें हम जानते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब बात करते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से क्या हुआ, अब हमने लोडिंग और बढ़ा रहा है, धीरे धीरे हम लोडिंग को और बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे लोडिंग जब बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है कि ये अचानक से एक यील्ड पोजीशन में पहुँचता है, जिसको हम अपर यील्ड पॉइंट बोलेंगे। अपर यील्ड पॉइंट जो है वैसा पॉइंट है जहाँ से आपका बॉडी जो है डिफॉर्म करना शुरू किया। अपर यील्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपका बॉडी जो है डिफॉर्म करना शुरू किया। अब यहाँ पे डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, पर इस डिफॉर्मेशन को कंटिन्यू कौन करेगा, तो आपका लोअर यील्ड पॉइंट। और ये जो पॉइंट है ये आपका यील्ड स्ट्रेंथ से कॉरस्पॉन्डिंग है। यही जो पॉइंट है D जो आपको दिख रहा है लोअर यील्ड पॉइंट, यही आपको यील्ड स्ट्रेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब यहाँ से बॉडी जो है प्लास्टिक रीजन में जाना शुरू करता। धीरे धीरे यहाँ से जो बॉडी है, लोडिंग यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ रहा है, अब बॉडी जो है यहाँ से प्लास्टिक रीजन में जाना शुरू करेगा। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मिलेगा, सस्टेन डिफॉर्मेशन मिलेगा हमको, इसको हम लोग क्रिप के नाम से जानते हैं। एक और हमारा प्रॉपर्टी है जिसको हम क्रिप के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सस्टेन डिफॉर्मेशन होना शुरू हुआ ड्यू टू डायरेक्ट
आपका लोडिंग, ये जो स्ट्रेस है जो आपका कंटिन्यू है, सस्टेन है, टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेस है, टाइम के साथ लग रहा है वो, तो ये आपको क्रिप देगा। अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी लोड तो लेगा, डिफॉर्म करेगा, पर वो स्ट्रेन जो होगा उसका हार्डन होना शुरू हो जाएगा, तो वो जाएगा स्ट्रेन हार्डनिंग जोन में। इसके लिए आपको जो है एक बार स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है एक बार आप पूरा प्रीवियस क्लासेस से आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वो स्ट्रेस आपका जाएगा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में। तो ये जो डी से ई एफ तक का रीजन है ये आपका जाएगा स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन, और इसको हम लोग स्ट्रेन हार्डन बोलते हैं। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे मिला हमको, इसको हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलेंगे। यहाँ से जो है बॉडी हमारा फ्रैक्चर करना शुरू कर सकता है। ये जो बॉडी है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यहाँ पे हमारा बॉडी जो है रप्चर करना शुरू कर सकता है, तो ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहलाएगा। और एक पॉइंट पे आकर के बॉडी हमारा फेल कर जाएगा, अल्टीमेटली जो है यहाँ पे बॉडी जो है हमारा फेल कर जाएगा। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है और यील्ड स्ट्रेंथ क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ वैसा स्ट्रेस है जहाँ पे हमारा बॉडी फ्रैक्चर करता है, यील्ड स्ट्रेंथ वैसा स्ट्रेस है जहाँ पे बॉडी हमारा डिफॉर्मेशन को स्टार्ट करता है। तो ये दो पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमारे पास है इलास्टिसिटी, जिसमें हम आपको पहले ही बताएं कि इलास्टिसिटी हमारे मटेरियल का वैसा प्रॉपर्टी है कि लोड के रिमूवल के बाद वो अपने शेप एंड साइज को वापस से रिगेन कर ले। तो ये हमारा इलास्टिसिटी हो गया। इसके बाद डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी क्या है? तो डक्टिलिटी जो है वो आपका बोलता है कि हमको इसको जो है थीन वायर में कन्वर्ट करेगा। मटेरियल को जो है हमारा जो थीन वायर में कन्वर्ट करता है उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है वो आता है वेल्डेबिलिटी। वेल्डेबिलिटी का मतलब कि हमारा क्या एबिलिटी है वेल्डिंग करने का। अब हमारा जो मटेरियल है, जो हमारा स्टील है, वो कितना अमाउंट से, कितना तरीके से हमारा वेल्ड हो सकता है, हम उसकी बात करेंगे। तो ये भी एक इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आता है। इसके बाद बात करते हैं हम टफनेस की। तो टफनेस वो है कि इसको हम किस तरीके से आसानी से इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको बेंड कर सकते हैं, इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टी है ये आपका टफनेस डिसाइड कर सकता है। टफनेस में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मटेरियल है, अगर हम उसमें ट्विस्टिंग दे रहे हैं, अगर हम उसमें बेंडिंग दे रहे हैं, तो उसमें कोई रप्चर हमको देखने को ना मिले। अगर इस रप्चर को, अगर इसको वो झेल लेता है, इसका मतलब स्टील हमारा टफ है। हम लोग कहते हैं कि वी आर टफ, मीन्स we are going to handle all the stress we are facing. That means steel is also tough enough to, तो हम कहेंगे कि स्टील हमारा इतना टफ है कि वो सारा के सारा चीज़ों को, सारे के सारे लोड को वो रजिस्ट कर लेगा। वो ट्विस्टिंग को रजिस्ट कर लेगा, बेंडिंग को रजिस्ट कर लेगा, जो इसके ऊपर स्ट्रेच आएगा उसको रजिस्ट कर लेगा। अब बात करते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस की। तो हमारा जो स्टील होता है वो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। वो कैसे? जब हमारा ऑक्सीडेशन होता है, जब हमारे मटेरियल का, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, तो उसके कारण ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है। अगर हमारा स्टील है तो वो ऑक्साइड के फॉर्मेशन को थोड़ा सा रजिस्ट करता है, जिसके कारण हमारा कोरोजन नहीं हो पाता। आप लोग जानते हैं कि मेटल का बहुत सारा प्रॉपर्टी है। मेटल में कोरोजन भी हमारा एक प्रॉपर्टी है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण हमको देखने को मिलता है। इसके बाद हम एक प्रॉपर्टी का नाम दिए थे क्रिप। क्रिप क्या है? क्रिप जो है कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन है। ठीक है, जब हमारे बॉडी के ऊपर सस्टेन्ड लोडिंग लगता, जब हमारे बॉडी के ऊपर अगर हम कहते हैं कि ये हमारा कोई बीम सेक्शन है और ये लोडिंग जो है कंटिन्यूअस है, सस्टेन्ड है, तो वो सस्टेन्ड लोडिंग जो है हमको क्रिप का फॉर्मेशन देता, क्रिप देता। जैसे हमारा रेलवे ट्रैक के ऊपर जो हमारा रेल्स है उसके ऊपर जो लोकोमोटिव हमारा व्हील चलता है वो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन देता है, कंटिन्यूअस लोड आता है, उसके कारण हमारा क्रिप का फॉर्मेशन होता है। और ये जो क्रिप है ये स्लो डिफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है, ये हमारा स्लो डिफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टील जो है ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं इसका कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे स्टील के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करेगा। तो हमको पता है कि हमारे स्टील में हमारा केमिकल कंपोजिशन, हम लोग स्टील में आयरन के साथ साथ कार्बन भी मिलाते हैं, आयरन के साथ साथ हम लोग सल्फर भी मिलाते हैं, आयरन के साथ साथ हम नाइट्रोजन भी मिलाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को मिला करके मैंगनीज को भी कंपोजिशन में ऐड करते हैं। तो ये केमिकल कंपोजिशन जो है
ये भी हमारे स्टील के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। जैसे हमने बात किया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में स्ट्रेंथ, कार्बन परसेंटेज के इंक्रीज और डिक्रीज होने से हमारा स्ट्रेंथ वेरी करता है। कार्बन परसेंटेज के इंक्रीज और डिक्रीज होने से ब्रिटलनेस वेरी करता है। कार्बन परसेंटेज के इंक्रीज और डिक्रीज होने से हमारा डक्टिलिटी वेरी करता है। तो केमिकल कंपोजिशन से हमारा स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी और हमारा ब्रिटलनेस, ये तीनों का तीनों चीज़ जो है हमारा वेरी करेगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे रोलिंग मेथड की। रोलिंग मेथड का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा स्टील है उसको हम रोल करके, ठीक है, हमारे पास एक सेटअप होता है इस तरीके से। अगर हम इसका फिगर आपको बता पाएँ तो यहाँ से मान लीजिए इसके दोनों के बीच में हम इसको पास करा रहे हैं, तो इसका क्या कर रहे हैं, इसको रोल कर रहे हैं। आपने गन्ने का रस पिया होगा, गन्ने का रस का जो मशीन है जिसमें हमारा जो ईख होता है, जो शुगर केन होता है, जो जाता है वो रोल करके जाता है। उसी तरीके से हमारा स्टील सेक्शन भी इस मशीन में रोल करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, जिससे हम उसका शेप एंड साइज को वेरी करते हैं, शेप एंड साइज को वेरी करते हैं। तो रोलिंग मेथड, अब हमारे पास हॉट रोल्ड है कि कोल्ड रोल्ड है। हॉट रोल्ड का मतलब क्या हुआ, पहले हम इसको हॉट कर देंगे, पहले हम इसको प्री हीट कर देंगे, उसके बाद इसका हम रोलिंग करेंगे, उसके बाद उसको हम पास करेंगे, तो हमारा कैसा आपका साइज मिलता है। अगर कोल्ड है, स्टील जो है हमारा कोल्ड है, उस केस में अगर इसका रोलिंग होता है तो हमारा क्या शेप एंड साइज मिलता है। तो ये भी जो है हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करेगा। इसके बाद रोलिंग थिकनेस। अब ये रोलिंग जो मेथड है जिसमें हम हॉट रॉड और कोल्ड रॉड से हम क्या करते हैं, अपने स्टील में एक थिकनेस को प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम रॉल्ड थिकनेस के नाम से जानते हैं। अब ये रॉल्ड थिकनेस जो है वो हमारा कितना है, कोई ज़्यादा थिक होता है, कोई आपका मीडियम थिक होता है, उसके कारण भी हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है आपका अफेक्ट होगा। फिर है हीट का ट्रीटमेंट। अब हम किसी बॉडी को पहले से अगर हीट कर दे, अगर हम उसको प्री हीटिंग कर दें, तो हमारा बॉडी का क्या होगा, रोलिंग आसान हो जाएगा, उसको रोल करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट के कारण भी हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज करेगा। साथ ही साथ उसका जो स्ट्रेस हिस्ट्री है, जैसा हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में पढ़े कि अगर हमारा बॉडी के ऊपर, मान लीजिए कि हमारे बॉडी के ऊपर लोडिंग जो है पहले से वो जानता था, उसको पता था कि यहाँ पे जब लोडिंग आएगा तो हम जो है वापस उसको शेप एंड साइज को रिगेन कर लेंगे। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कंडीशन हो कि एक बार वो जाए यहाँ से ऐसे इस तरीके से जाए और यहाँ के बाद वो वापस अपना शेप एंड साइज को रिगेन कर ले, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी है। पर अगर हम बात करें रेसिडुअल स्ट्रेस की, स्ट्रेस हिस्ट्री की, अब हमने क्या किया, यहाँ से इसको इंक्रीज़ कराया, पर ये अब यहाँ पे वापस नहीं जा पाएगा। अब इसका कहानी ये रहेगा, इसको पता होगा कि ये यहाँ पे आकर के इस पोजीशन पे जा कर के वो अपना स्ट्रेस को गेन करेगा। तो इतना सारा जो पार्ट है, ये जो इसका पार्ट है, अब जो अगला जो इसका लोडिंग होगा, नेक्स्ट जो लोडिंग कंडीशन होगा, वो इसको पता होगा इतना स्ट्रेस से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो इतना स्ट्रेस का जो गैप होता है, इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल स्ट्रेस, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस प्रेजेंट इन द मटेरियल इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल लोड। रेसिडुअल स्ट्रेस क्या है कि स्ट्रेस प्रेजेंट इन द मटेरियल इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल लोड। कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं है, फिर भी उसके पास एक स्ट्रेस पहले से डेवलप है। अब इसको हम और कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा दो सेक्शन है और इसके बीच में इस तरीके से, इसका अभी नाम हम नहीं बताएंगे, अभी हम आगे क्लास में इसको देखते हैं कि ये क्या है। आपको देख करके ये आई शेप का लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको खींच करके हम जो है यहाँ पे इसको वेल्ड कर देते हैं और इसको खींच करके हम यहाँ पे इसको वेल्ड कर देते हैं। तो हम खींच करके जो यहाँ पे वेल्ड किए हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक स्ट्रेस को ये जनरेट कर चुका है। अगर इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल लोड नहीं आ रहा है, फिर भी इसके पास स्ट्रेस प्रेजेंट है, इसी को हम रेसिडुअल स्ट्रेस बोल रहे हैं और इसका स्ट्रेस हिस्ट्री क्या है इसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो हमने देखा कि हमारे पास केमिकल कंपोजिशन, रोलिंग मेथड, रोलिंग थिकनेस, हीट ट्रीटमेंट, रेसिडुअल स्ट्रेस, ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील को अफेक्ट कर रहे हैं। अब अगर बात करें कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अगर किसी चीज़ का होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगा वो हम किस क्लॉज से बताएंगे, तो IS 800 2007 जो है वो बोलता है
कि क्लाउज नंबर 2.2.4.1 में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपका क्या क्या है, तो वो है हमारा यूनिट मास ऑफ स्टील। हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि हमारे स्टील का जो यूनिट वेट या यूनिट मास जिसको हम कहें वो होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में हमारा स्टील जो है वो 7850 kg रहेगा। तो ये यूनिट मास ऑफ स्टील जो है ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। अगर हम आपसे पूछें कि आपका वेट क्या है, हमसे पूछे मेरा वेट क्या है, तो आखिर हम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उस चीज़ को अगर डिनोट करने का तरीका जो है उसी को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके फ्रेंड, अब हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। अगर स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो होता है 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ये है हमारा यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो होता है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ही डिफाइन करता है। हमारे पास शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन हो सकता, हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो सकता। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो है आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ने को मिला था और हम उसको यहाँ भी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील में भी देखेंगे। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो है हमारा सिंपली स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, मीन्स डायरेक्ट स्ट्रेस बाय डायरेक्ट स्ट्रेन। हमारा जो बॉडी के ऊपर अगर ये हमारा स्टील बार है और इस बार के ऊपर अगर हम इस तरीके से कोई टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं, इसके कारण हमारे बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन हुआ और कितना अमाउंट से हुआ, तो ये जो दोनों का जो रिलेशन है, ये दोनों का जो रेशियो है वो हमको बताता है कि ये कितना इलास्टिक इन नेचर है सॉरी, कितना इलास्टिक इन नेचर है। तो ये हमको यही कर बताता है, ये हमारा जो रेशियो है ये यही बताता है कि हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। अगर आप सिंपल वे में समझना चाहें तो हम कहेंगे कि हमारा कोई भी बॉडी कितने अमाउंट से इलास्टिक की ओर बढ़ता है उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसके लिए हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन को देखना जरूरी है। ओके, और ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई जो आता है ये हमको कहाँ से आता है, हुक्स लॉ से। ये जो है हमको आता है हुक्स लॉ से, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम इस तरीके से नोट करते हैं, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो सिग्मा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन इनटू कैपिटल ई, और ये जो ई था यही था हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या है, पॉइजन्स रेशियो बोलता है कि लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वो हमारा पॉइजन्स रेशियो होगा। अब फिर से हमारे पास स्ट्रेन आ गया, फिर से हमारे पास डिफॉर्मेशन आ गया। अब ये डिफॉर्मेशन क्या है, अगर किसी बॉडी के ऊपर, एक मिनट, अगर किसी बॉडी के ऊपर अब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक बार है और इस बार को हमने खींचा, मतलब उसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस दिया। टेंसाइल स्ट्रेस देंगे तो इस बार का ये बॉडी इधर में तो खींचेगा, इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज करेगा, उसके साथ साथ इसका डायमीटर वो क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। जब डायमीटर डिक्रीज करेगा, लेंथ इंक्रीज करेगा, तो लेंथ जो है वो लीनियर डायरेक्शन में गया और डायमीटर जो है वो लैटरल डायरेक्शन में गया। तो लैटरल डायरेक्शन बाय लीनियर डायरेक्शन का जो रेशियो है वो है हमारा पॉइजन्स रेशियो, और ये जो होता है हमारे स्टील का वो होता है 0.3। ये जो होता है ये होता है 0.3, और हम इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इन सब का जो नोट्स है, इन सब का जो डिटेल है हम आपको प्रोवाइड करेंगे।
अभी हम जो भी बता रहे हैं इन सब चीज़ों को ध्यान से देखिए और हम आपको सबका नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमको देखने को मिल रहा है वो प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है? तो जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो कहता है कि हमारा बॉडी के ऊपर जब शियर स्ट्रेस लगेगा तो वो कितना शियर स्ट्रेन देगा। तो शियर स्ट्रेस का और शियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता वो हमारा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। अब देखिए हम लोग तीन प्रॉपर्टी देखे, इलास्टिसिटी, पॉइजन्स रेशियो और रिजिडिटी। अब कितना अमाउंट से रिजिड है बॉडी उसके बारे में आपको कोई भी जो जानकारी देगा वो देगा ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है हमारा 1/3 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो जी जो है आपका अप्रॉक्सीमेटली 1/3 टाइम्स ऑफ ES देखने को मिलेगा और इसका जो वैल्यू है वो है 0.785 न्यूटन पर mm²। ठीक है, 0.785 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, G बराबर 0.785 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये जो है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। अब स्टील का कहना है कि हम इलास्टिक नेचर के भी हैं, हम आपका रिजिड भी हैं, हम जो है आपका लैटरल और लीनियर में भी स्ट्रेन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा का सारा इसका क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसीलिए तो हम लोग इसको स्टील स्ट्रक्चर में यूज़ कर रहे हैं कि हर तरीके से ये हमारे लिए एडवांटेजेबल है, हर तरीके से हमारे लिए ये बेहतर है। ठीक है, अब अगर बात करें कि ठीक है तुम्हारा वेट अच्छा था, तुम इलास्टिक नेचर के थे, तुम रिजिड थे, पर क्या तुम हीट को सह सकते हो? तुम हीट को अगर सह सकते हो तो कितना हीट को सह सकते हो? तो हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की। अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है इसके लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होगा। अब आपने फर्स्ट ईयर के क्लास में थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया होगा। अगर हम इसमें जानते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बताता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हमारा कोई अगर हीट आता है तो वो कितना अमाउंट से एक्सपैंड कर रहा है, उसका अमाउंट कितना एक्सपेंडेबल है। तो वो जो अगर हम बात करें तो हमारा जो स्टील होता वो जो है हमारा 12 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस पे ये 12 गुना 10⁻⁻6 जो है आपका एक्सपैंड करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और यही जो है आपका कंक्रीट के लिए भी होता है, यही जो है हमारा कंक्रीट के लिए भी होता है। तो कंक्रीट और स्टील दोनों का थर्मल एक्सपेंशन सेम है, इसलिए दोनों को साथ में हम लोग कंबाइन करके हम लोग स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील। ठीक है, इसमें आपको हमने बताया यूनिट मास क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, पॉइजन्स रेशियो क्या होगा, रिजिडिटी क्या होगा और थर्मल एक्सपेंशन क्या होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग डिज़ाइन ऑफ स्टील के ऊपर। अब हमको स्टील सेक्शन का डिज़ाइन करना है। हम लोग जो है बहुत बेहतर तरीके से स्टार्ट किए हैं कि हमारा स्टील क्या है, स्टील में हमारा कार्बन परसेंटेज क्या है, स्टील में हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कौन कौन सा फैक्टर जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट कर रहा है, क्या हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। ये सारी बातें हम लोग एक एक करके हर एक स्लाइड में देखा। अब जो है हमको देखना है कि अब हमको स्टील का डिज़ाइन करना है। हमको जो स्टील यूज़ करना है वो किस शेप का यूज़ करना है, किस साइज़ का यूज़ करना है, क्या उसका प्रॉपर्टीज़ होगा। तो उसके हिसाब से हम लोग जो है
एक सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं, एक सेक्शन को अडॉप्ट करते हैं। तो टू सेलेक्ट अ सुटेबल सेक्शन और उसका एप्रोप्रिएट डायमेंशन, उसके हिसाब से हम लोग सेक्शन की बात करते हैं। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी आपको हम बताए थे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का सेक्शन है। वो था हमारा आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन और बॉक्स सेक्शन। अब इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके आपका नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।